हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के पूंजी निर्माण टॉपिक को लेके आए हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। आइए देखते हैं पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हमें आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR, हिंदी में जानिए पूंजी उत्पाद अनुपात। सेकंड जानेंगे इंक्रीमेंटेड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। तीसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ICOR एंड COR। फोर्थ टॉपिक है जनरेटिंग सेविंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, मीन्स बचत सृजन, बचत संग्रहण तथा बचत निवेश। फिफ्थ टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेविंग, बचत के प्रकार। सिक्स टॉपिक है सजेशन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेविंग्स, बचत की मात्रा में वृद्धि के लिए सुझाव। आइए आते हैं एक एक कर सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है और कैसे पूंजी निर्माण का पूरा प्रक्रिया है। ओके फ्रेंड, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? बचत सृजन, बचत संग्रहण तथा बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये हम बचत सृजन, संग्रहण, धन निवेश, इस सारा प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहते हैं। पहले बचत का सृजन होता है, देन फिर उसका संग्रहण होता है, देन उसको निवेश किया जाता है, और ये फिर जितना ज़्यादा बचत सृजन होगा उतना ज़्यादा संग्रहण होगा, फिर निवेश। एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह चलता है। ओके, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कंसेप्ट, इसे बोलते हैं पूंजी निर्माण, इस प्रक्रिया को। आइए जानते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात मतलब COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? किसी निश्चित उत्पादन के लिए वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल को ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। इसका देखिए प्रयोग क्यों करते हैं। भारत को आर्थिक समृद्धि के लिए कितने पूंजी की आवश्यकता है, ये इससे जान सकते हैं। एक तो हो गया हम लोग डिजायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ जानते हैं, वो फिर COR के माध्यम से भी वो जान सकते हैं। ये आर्थिक समृद्धि के लिए कितना पूंजी की आवश्यकता है। ओके, देखिए फॉर्मूला के बेस में देखते हैं, COR इज इक्वल टू C/O, कैपिटल बटे आउटपुट। ये COR का अगर देखें तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा, मतलब देश जो है, कोई भी कंट्री से इंडिया जो है उसको फिक्स किए हुए था, ठीक है। हम धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे जैसे वो पूंजीगत वस्तु हो, जो मशीनरी हुआ, ये सब इंडस्ट्री में लगते जाता है, तो इसका भी जो है ना वो रेट बढ़ते जाता है, अनुपात जो है ना बढ़ते चला जाता है, रेशियो। जैसे ये आप देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ले से अभी तक का अगर देखें तो इससे समझेंगे कैसे धीरे धीरे पॉइंट कैसे निवेश बढ़ा, कैसे COR कम हुआ, बढ़ा। सबसे पहली पंचवर्षीय में जहाँ ये 2.95 निर्धारित थी COR, वहीं दूसरी में 3.40, ऐसे करके बढ़ा घटा फिर बढ़ा घटा। लास्ट जो योजना आयोग 2007 से 12 तक था, उस समय COR हमारा था 4.10। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR क्या है, इंक्रीमेंटेड कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। आइए जानते हैं। उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को ही ICOR कहते हैं। मतलब समझे, उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को ही कहते हैं। फार्मूला से देखिए, डेल ICOR इक्वल टू डेल C बाय डेल O, जहाँ पे डेल C आपको पूंजी में परिवर्तन को डिनोट कर रहा है, तो वहीं डेल O आपको उत्पादन में अंतर को, ओके, आउटपुट जो है वो दिखाता है, उसमें जो चेंजिंग हुआ। उत्पादन की समृद्धि बढ़ाने के लिए निवेश की मात्रा अर्थात सकल घरेलू निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती है। सकल घरेलू निवेश हमको बढ़ाना है, GDI, तो उत्पादकता भी बढ़ेगा। तो इसमें ICOR जो है ना बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं ICOR क्या है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम एक बताते हैं,
यदि मान लीजिए किसी उद्योग में 4 करोड़ की पूंजी लगा के व्यवसाय 1 करोड़ की वृद्धि करता है, ओके, मतलब मानिए डेल सी बराबर डेल सी वन आपका हो गया 4 करोड़ और डेल ओ वन हो गया आपका 1 करोड़, और उसी उद्योग में केवल 3 करोड़ की पूंजी लगा के वही व्यवसाय 1 करोड़ रुपया कमाता है। एक क्या हुआ, 4 करोड़ लगाया 1 करोड़ रुपया कमाया, एक 3 करोड़ निवेश किया 1 करोड़ का वृद्धि किया, तो क्या हुआ, दोनों में अगर देखें तो पूंजी उत्पाद वर्तमान पूंजी उत्पाद किसका कम है आपका, तो 3 करोड़ वाला वो कम ही निवेश किया और उतना ही आया। तो ये मतलब क्या आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, पूंजी ICOR जिसका जितना कम है उतना ज़्यादा वो सही है, उतना ज़्यादा वो फायदेमंद में है, और साथ ही निवेश की गुणवत्ता उत्पादकता भी अधिक है, अर्थात कम पूंजी लगा के अधिक लाभ कमाया जा रहा है। ओके फ्रेंड, ICOR का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक होता है। ICOR का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक होता है। एग्जाम्पल से देखे लिया अभी हम, उत्पादन बढ़ाने A2 केवल निवेश बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता है, ICOR को कम भी किया जाता है। अगर हमको उत्पादन बनाना है, हम सोचेंगे निवेश बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, वही सिर्फ एक वो पर्याप्त उपाय नहीं है, हमको ICOR को भी कंट्रोल करना होगा। मतलब क्या, आप निवेश तो कर दिए 4 करोड़, तब पर भी आप 1 करोड़ ही फ़ायदा उठा पाते हैं, फिर आप 10 करोड़ आप निवेश कर दिए, फिर भी आपको 1 करोड़ ही फ़ायदा हो रहा है, तो ये आप नुकसान में या फिर फ़ायदा में नहीं है। ओके फ्रेंड, इसलिए कहते हैं ना, सिर्फ निवेश बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। ओके, और साथ ही साथ ICOR को हमको नियंत्रण रखना होगा, कम करना होगा, ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, आइए जानते हैं ICOR और COR में क्या संबंध है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी जानेंगे। पहले देख लेते हैं ये टॉपिक में क्या क्या है। ICOR का मूल्य कम होने पे COR का मूल्य भी कम होता है, प्राय का हमेशा वो कम ही होता है। किसी संस्था, क्योंकि ICOR में अंतर क्या वही है, सिवा वही है, बस उसमें क्या चेंज, ये जो है ना कोई मतलब एक निश्चित अवधि के लिए होता है ICOR, ठीक है। किसी संस्था के ICOR का मान जितना कम होगा उसकी साख उतनी ऊंची होगी। वही अभी एग्जांपल दिए थे ना, कम निवेश में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा निवेश ज़्यादा प्रॉफिट, ये वही यहाँ पे, जितना आपका ICOR कम रहेगा ना, आपका क्रेडिट उतना ही ऊंचा होगा। ICOR का मूल्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ओके, कभी भी शून्य होगा, मतलब क्या, निवेश ही नहीं किया तो कैसे ICOR, निवेश नहीं किया उत्पादन नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, तो ICOR 0 नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड, देखिए जानने के लिए COR को देखते हैं एग्जांपल से। मानिए कि मतलब किसी उद्योग ने अपना मतलब उद्योग शुरू किया जिसमें 25,000 करोड़ का पूंजी था लगाया, ठीक है, और उसे 5,000 करोड़ का उत्पादन किया, तो उद्योग का COR कितना हुआ, 25,000 बटे 5,000 मतलब 5, COR का मूल्य क्या हुआ 5। इसी प्रकार ICOR एक समय अवधि के लिए आकलन होता है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात COR किसी समय बिंदु पर आकलन होता है, एक समय बिंदु पर आकलन होता है, एक समय अवधि पे। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ICOR। ICOR को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक एक्सोजीनस बहिर्जात, एक एंडोजीनस अंतर्जात। एक्सोजीनस में बुनियादी ढांचा सुविधा, शासन की उपस्थिति, गुणवत्ता व नीतिगत फैसले। देखिए कैसे ICOR को इन्फ्लुएंस करता है बहिर्जात फैक्टर, एक्सोजीनस फैक्टर कैसे करता है, आइए देखिए। जैसे बुनियादी ढांचा सुविधा के अंतर्गत जहाँ देखिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, कोई विकसित देश का है देख लिया, वहाँ ICOR कम रहेगा, ICOR का जो है ना वो अनुपात बहुत ही कम रहता है जहाँ बुनियादी ढांचा अच्छा है। ताकि शासन की उपस्थिति, देखिए जहाँ शासन की उपस्थिति है तो वहाँ ठीक है, जहाँ शासन नहीं का उपस्थिति नहीं है, जैसे देखिए नक्सलाइट एरिया आप देखिए, वहाँ पे देखिएगा ICOR का मान ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ भी कोई भी उद्योग लगाया उस पर उतना निवेश करना है, उद्योग लगाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि डूबने का डर रहता है पूंजी का। ओके, फिर हो गया एक थर्ड गुणवत्ता व नीतिगत फैसले। गुणवत्ता और नीतिगत फैसले भी
ये ज़्यादा ही ICOR पे इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेचुरली कोई भी मानिए फैसला देरी से लिया जाता है तो उस पर ICOR पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्जात पढ़ते हैं। इंडोजीनियस फैक्टर क्या है कोई भी उद्योग के अंदर ICOR को कम करने में? श्रम की उत्पादकता, प्रबंधन की उत्पादकता, एक हुआ थर्ड हुआ पूंजी की उत्पादकता। कि अंतर्जात जो फैक्टर जो ICOR को प्रभावित कर रहा है उसमें सबसे पहले है श्रम की उत्पादकता। मतलब आप देखिए, श्रमिकों के चयन, मनोबल व कौशल से जोड़कर श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इससे क्या होगा, ICOR को कम कर सकते हैं। दूसरा, प्रबंधन की उत्पादकता। यदि प्रबंधन की जिम्मेदारी व श्रमिकों की कार्य कुशलता एवं उनके उत्तरदायित्व को बनाए रखें तो ICOR को कम किया जा सकता है। और थोड़ा भी क्रियान्वयन में, प्रबंधन में थोड़ा भी गड़बड़ी होती है तो ICOR प्रभावित होती है, ICOR का वृद्धि होने का चांस रहता है अगर मैनेजमेंट सही ढंग से उद्योग में नहीं किया जाता है। तो आते हैं पूंजी की उत्पादकता। पूंजी के कुशलतम उपयोग में से ICOR में कमी आती है। अगर पूंजी को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए अच्छे से कुशल रूप में तो ICOR को कम किया जा सकता है। ओके, जहाँ इसमें लापरवाही हुआ है पूंजी निवेश में भी, तो वो ICOR को बढ़ाने का काम करेगा और उद्योग फायदे में ना होकर घाटे में चला जाएगा। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं बचत सृजन, बचत संग्रहण तथा बचत निवेश। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो बचत सृजन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सृजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो समृद्धि रेट इंडिया का बढ़ेगा, कोई भी देश का बढ़ेगा। हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं बचत सृजन क्या है। मतलब क्या, जनरेटिंग सेविंग, कैसे हम बचत बचाते हैं। इसके तहत लोगों की औसत बचत प्रवृत्ति को आकलित किया जाता है। मतलब खर्च करने के बाद, खाने के बाद व्यय योग्य जो होता है धन, वो खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे वो सेविंग में रख सकता है, सेव कर सकता है, सृजन कर सकता है। फिर वह बचत संग्रहण, इसके तहत वित्त प्रणाली में जमा ब्याज दर अत्यधिक प्रभाव डालता है। देखिए कैसे हुआ, अगर मानिए हम अपना बचत सेविंग कैसे किया, मानिए हमको 10,000 रुपये मिलता है, हम 6,000 रुपया तक हम अपना सारा आवश्यकता पूरा कर लेते हैं, बचा मेरे पास 4,000। अगर वित्त प्रणाली मजबूत रहेगा, हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहेगा और हमको मानिए सेविंग कर रहे हैं हम, तो हमें ब्याज रेट ज़्यादा मिल रहा है, मानिए हमको 8% ब्याज रेट मिल रहा है, तो हम रुपया घर में क्यों रखेंगे, हम बैंक में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ सेविंग ज़्यादा होगा। बचत कैसे, हम डायरेक्ट अपना तो निवेश करना चाहते हैं, हम मानिए को वर्क में भेजिए या निवेश करने में, इन्वेस्ट करने में हम डर रहे हैं कहीं हम डूब ना जाए मेरा पैसा। पर बैंक में क्या होता है, एक विश्वास बना रहता है, डाले वहाँ से हमको ब्याज आने का ज़्यादा ही लोभ भी है, तो वहाँ संग्रहण किए तो वहाँ से वो बैंक निवेश कर सकता है ना, इनडायरेक्ट वे में मेरा पैसा को, और मेरा पैसा भी जोखिम बढ़ी नहीं रहा, यूज भी हो रहा है। बचत निवेश, बचत के निवेश में दो महत्वपूर्ण कारक प्रभावी होते हैं, एक होता है आपूर्ति और मांग पक्ष। दो ये निवेश में करता है, एक आपूर्ति पक्ष, एक जैसे देखिए आपूर्ति पक्ष में देखते हैं सप्लाई साइड फैक्टर और डिमांड साइड फैक्टर में। पहले देखते हैं आपूर्ति पक्ष के कारक जो सप्लाई साइड फैक्टर है। निवेश निधि की मात्रा जो कि ऊपर उल्लेखित सभी कारकों पर निर्भर करती है, जो भी कारक है, बचत सृजन, बचत संग्रहण, ठीक है। हो ऋण पर देय ब्याज, जहाँ यदि ऋण ब्याज दर कम होगी तो निवेश की मात्रा बढ़ेगी, समझ गए ना। ऋण लेंगे हम लोग, ऋण ले, मतलब एक तो हो गया ब्याज, अगर हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है सेविंग पे तो हम ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो निवेश के लिए फंड तैयार हो जाएगा। दूसरा, हमको बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मानिए हम लोग को बिजनेस करना है, हाँ पैसा की ज़रूरत है और हमको लोन लेना है, लोन ले रहे हैं पर उस पर जो है ना, जो हम लोग इंटरेस्ट चुकाते हैं, जो उस पर ब्याज जो चुकाना पड़ता है हमें, अगर वो महंगा रहेगा तो हम लेने से डरेंगे। पर अगर ब्याज रेट अगर कम रहेगा तो क्या करें, ऋण लेंगे और निवेश करेंगे, तो निवेश बढ़ा सकते हैं। ब्याज को घटा के, ब्याज रेट को घटा के, इंटरेस्ट इसको कम करके हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ओके, आज देखिए मांग पक्ष है, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग, जिसके तहत जैसे जैसे मांग बढ़ती है निवेश निधि की मांग बढ़ती जाती है। ओके बोलो, मतलब क्या, अगर मानिए कोई भी इंडस्ट्री क्रीम पाउडर प्रोडक्शन कर रहा है,
अगर उसका डिमांड बढ़ते जाएगा तो क्या वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसको निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, वहाँ और एक और प्रत्यक्ष मांग, जहाँ कीमत स्तर में वृद्धि से उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। डायरेक्ट जो जैसे प्याज की कीमत बढ़ता है तो किसान क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज उत्पादन करने लगता है। कोई भी फसल के साथ ऐसा होता है, मतलब कोई भी क्रिया के साथ हम देख रहे हैं कुछ चीज़, मेरा मानिए हम मोबाइल का बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सेलिंग हो रहा है, हम क्या करेंगे, मोबाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। मोबाइल को प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या है, मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा की ज़रूरत है। अब मेरे पास सेविंग सामान्य कुछ है और कुछ हम लोन ले लिए। अब ब्याज रेट कम है तो हम लोन लेंगे, लोन लेने में ज़्यादा हिचकिचाएंगे हम नहीं, और निवेश भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ साइकिल जो है ना, ग्रोथ साइकिल बनना रहेगा, जिस जो डेवलपमेंट में परिवर्तित भी होगा आगे। ठीक है, ओके फ्रेंड, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बचत के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेविंग्स। एक हो गया घरेलू बचत, एक सरकारी बचत और एक हो गया निगम बचत, मतलब हाउस होल्ड सेविंग पहला हो गया, सेकेंड हो गया गवर्नमेंट सेविंग, तीसरा हो गया कॉर्पोरेट सेविंग। घरेलू बचत में है देश के गृह क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत। घरेलू बचत जो होता है सेविंग, वो हो गया आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। ओके, मतलब घरेलू बचत देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग आम आदमी हैं, नागरिक हैं, उसके द्वारा जो पैसा जमा सेव किया जाता है, सेविंग किया जाता है, टोटल जितना सेविंग है वो हो गया घरेलू बचत। सरकारी बचत में क्या आ गया, देश के सरकार द्वारा की गई कुल बचत, गवर्नमेंट के द्वारा जो बचत किया जाता है वो सरकारी बचत हो गया। और देश के संपूर्ण निगम क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को निगम बचत बोलते हैं। ध्यान देने की विभाग है यहाँ पे SH, SC और SG। या इसका मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग। हाउस होल्ड सेविंग सबसे ज़्यादा होता है, देन कॉर्पोरेट सेविंग इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, देन गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट का सेविंग कम ऋणात्मक ही रहता है, हमेशा निगेटिव में ही रहता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इज इक्वल टू SH प्लस SC प्लस SG। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, मतलब सकल घरेलू बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग को ऐड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं नेक्स्ट। गृह क्षेत्र में व्यक्ति एकल स्वामित्व में स्थापित फर्म में साझेदारियां और लाभ के लिए काम न करने वाले संगठन प्रमुख हैं। गृह क्षेत्र में कौन कौन है, हाउस होल्ड में अंतर्गत निजी व्यक्ति हो गया, एकल स्वामित्व वाला जो हो गया फार्म हो गया, उसके बाद जो संधि और साझेदारी के लाभ कमाने के लिए संगठन बनाया जाता है वो हो गया। निजी क्षेत्र में कौन आता है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में गैर सरकारी वित्तीय कंपनियां, गैर वित्तीय कंपनियां और सहकारी कंपनियां, ये सब आती हैं इसमें निजी क्षेत्र में। ओके, और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आता है, सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली बचत, जितना भी किया जाता है सरकारी क्षेत्र के द्वारा। ओके, भारत में क्या है, भारत में गृह क्षेत्र कुल बचत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। टोटल जो सेविंग होता है GDS, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है हम लोग का, वो हाउस होल्ड सेविंग का ज़्यादा ही योगदान रहता है। देखिए बचत दर जो है ना स्थिर नहीं रहा है कोई भी क्षेत्र में, ना गृह क्षेत्र में, मतलब ना हाउस होल्ड सेविंग में, ना गवर्नमेंट में, ना कॉर्पोरेट में, कोई स्थिर ना फिक्स नहीं रहा है कि इतना इतना सेविंग हुआ, वो फ्लक्चुएट किया, कभी बढ़ा है तो कभी घटा है। ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में कुछ देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, असमानता जितना ज़्यादा बढ़ता है तो संचित धन बढ़ेगा ही, ये जरूरी नहीं, बहुत कम देखा गया वृद्धि हुआ है। इसी कारण ना बोला जाता है कि धनी किसानों के अनावश्यक उपभोग्य वस्तुओं पर बढ़ते हुए व्यय तथा वित्तीय संस्थानों के उचित प्रचार का अभाव इसका कारण है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो सेविंग नहीं हो रहा उसका क्या, किसान लोग क्या हो रहा है, जो बड़े किसान हैं वो सेविंग ना करके क्या होता है, मूलभूत वस्तु उपभोग की वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। और साथ ही वित्तीय संस्थाएं वहाँ कम है, ब्रांच उतना नहीं है, तो सेविंग करने के लिए मतलब कोई संस्था नहीं है, कोई भी होता है ना जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय संस्था का अभाव भी एक कारण माना जाता है। आइए जानते हैं बचत की असंतोषजनक दर होने के कारण, काउजेस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी सेविंग रेट।
आखिर बचत कम क्यों होता है, इतना निराशाजनक क्यों रहता है, इससे जानते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, कृषिगत आय पर कराधान न होना, भारतीय शहरों पर प्रदर्शन प्रभाव, फोर्थ निजी निगम क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान, फिफ्थ है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति। ओके, प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर होने का क्या, हमारे देश में क्या पर कैपिटा इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय ही कम, आय कम है तो मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने के बाद पैसा बचता ही नहीं है, तो वो सेविंग कहाँ से करेगा। एक सबसे बड़ा कारण है प्रति व्यक्ति आय। ओके, दूसरा है कृषिगत आय पर कराधान ना होना। देखिए मान लीजिए चलता है सीमांत और लघु किसानों पर करारोपण नहीं होना चाहिए, ठीक है मान लीजिए, पर जो बड़े बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, भूस्वामी हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनका बीघा एकड़ में ज़मीन है, तो उन लोग पे उत्पादन भी ज़्यादा होता है तो कर आरोपण करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। और क्या था, ये लोग पे कर भी नहीं होता, ज़्यादा पैसा भी पास में है तो वह सेविंग में ज़्यादा नहीं होता और उपभोग की वस्तुओं पे ज़्यादा फिजूल खर्च करते हैं ये लोग। तो कृषि आय पे अगर कराधान लगाया जाए, आरोपित किया जाकर, तो क्या हो, बचत बढ़ने की संभावना है। भारतीय शहरों में प्रदर्शन प्रभाव मतलब क्या, शो ऑफ इफेक्ट, शो ऑफ करना कहते हैं ना इंडियन सिटी में। जैसे मान लीजिए संपन्न लोगों के द्वारा जो लग्जरीज कार, बाइक, घर में देखिए एसी लगा हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइन वो सब देखता है, पहनावा उसका देखिए, जो मिडिल क्लास भी होता है जिसका कम आय है, वो मतलब कम क्या, जो मिडिल क्लास है, जो आय के बाद कुछ सेविंग कर सकता है, वो सेविंग ना करके वो शो ऑफ के चक्कर में अपना पैसा को बर्बाद कर देता है, खर्च कर देता है, जिससे क्या होता है, सेविंग प्रभावित होती है। जैसे मानिए उसके घर में देखा हुआ एसी कूलर लगा हुआ था, हम भी अपना लगा लेते हैं, वो लगा लिया और दिखावा, मतलब एक तरह शो ऑफ करने के चक्कर में ये सब देखने को मिलता है। थर्ड, निजी निगम क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान, ये भी एक कारण है। प्राइवेट कंपनियों का जो है ना योगदान जो है वो असंतोषजनक है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक स्थिति, सेम है अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी कोई उतना ज़्यादा उत्पादकता नहीं दिख रहा है, अभी देख रहे हैं ना, ऐसा स्थिति से चल रहा है ना पब्लिक सेक्टर का, जो कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने पर, मतलब विनिवेश करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कंपनी इतने लॉस में, तो खुद कंपनी तो ठीक से चल नहीं पा रही है, सेविंग कहाँ से करेगी। इसका दो कारण है, सरकार का बढ़ता हुआ अनुत्पाद व्यय तथा सार्वजनिक उद्यमों की निम्न लाभप्रद, ना प्रॉफिट ज़्यादा ना तो सेविंग कहाँ से हो, ना एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉय को नहीं देगा, एम्प्लॉय को रुपया कम रहेगा तो कैसे सेविंग करेगा। तो ये कहीं ये पूरा जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड आता है, एक भी प्रभावित हुआ तो बचत भी प्रभावित होगा। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बचत की मात्रा में वृद्धि के लिए सुझाव, सजेशन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेविंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। आइए एक सजेशन के तौर पे देखते हैं। गृह क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हाउस होल्ड एरिया में क्या करना चाहिए। सरकार और रिजर्व बैंक को ब्याज दर नियमित रूप से गिराने की नीति के प्रति सजग रहना चाहिए। ओके फ्रेंड, सरकार क्या चाहिए था, सरकार रिजर्व बैंक को ब्याज दर कम करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा तो निवेश करेगा। और साथ ही क्या करना चाहिए, ये जब कोई सेविंग रख रहा है बैंक में तो उस पर ब्याज ज़्यादा देने के लिए दे, तो सेविंग और बचत बढ़ा सकते हैं, सेविंग बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा है, सरकार को स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। महंगाई जो ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ना, उसे जो है नियंत्रित करना होता है। उससे भी क्या होता है, लोग पैसे, जैसे शेयर मार्केट में कोई पैसा से लगाया या बैंक में सेविंग किया, तो वो खतरा देख के क्या करता है, देखता महंगाई बढ़ रहा घटा तो वो निकालना शुरू कर देता है, तो जिससे बचत सेविंग्स हमारा प्रभावित होता है। उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण या उस पर बाहरी उत्पाद शुल्क लगाना चाहिए। जैसे कोई टिकाऊ वस्तुएं है ना, उस पर नियंत्रण करना चाहिए, मतलब एक बार बिक गया तो दूसरा मतलब वो चल रहा है, या उस पर शुल्क ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा, हाउसहोल्ड सेविंग। बचत पर आयकर से छूट की सीमा बढ़ाई जाना चाहिए।
सेविंग कर रहा है लोग तो उस पर आकर के जो जितना परसेंट अभी छूट मिल रहा है उसको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, कोशिश करेंगे टैक्स बचाने के लिए। ग्रामीणों में बैंकों के प्रति सजग करना होगा। ग्रामीणों को बैंक के प्रति सजग करना होगा, जागरूक करना होगा, जो कि वो अगर मानिए कुछ जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लाभ हो रहा है उसे, उसमें कुछ अंश वो अगले फसल के लिए सेविंग करे या अपने आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेविंग करे। उसके लिए एक संस्था होना चाहिए जो बैंकिंग हुआ, गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे एक उसे जागरूक किया जाए कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप वहाँ जमा कीजिए, ये सब करना, मतलब उसे सजग करना होगा। जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में क्या करने की आवश्यकता है बचत को बढ़ाने के लिए, सेविंग को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले तो प्रशासन में सुधार। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासन में सुधार, लापरवाही देखने को मिल रहा है, उसे सुधार करना होगा। प्रगतिशील कर व्यवस्था का अनुपालन करना होगा। कर व्यवस्था को प्रगतिशील वो करना होगा, क्योंकि इसके तहत क्या होगा, फिर आगे नेक्स्ट कृषिगत आय पर कर, वही जो आगे टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। सीमांत लघु को छोड़ के बाकी जो बड़े किसान हैं इस पे कृषिगत आय लगाना चाहिए, आय पर कर लगाना चाहिए। फोर्थ, विलासिता वस्तुओं पर सरकार को भारी कर लगाना चाहिए, क्योंकि उसका डिमांड मार्केट में संपन्न वर्ग ज़्यादा है। विलासिता वस्तु उस पर अगर कर ज़्यादा भी लगाया गया तो फिर भी उसका बिक्री होगा ही, उसका बिक्री होगा तो क्या होगा, सरकार को प्रॉफिट भी होगा, और जो मिडिल क्लास आदमी है वो उससे छूते रहेंगे, तो वो पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो सेविंग की तरफ जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की कार्यकुशलता के स्तर पर सुधार करना चाहिए। ये कार्यकुशलता, वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। जो भी सेक्टर का, जैसे एयरलाइन हुआ, गेल हुआ, वो गवर्नमेंट का जितना भी सेक्टर है जो डूबने का तैयार, उसमें एफिशिएंसी पावर बढ़ाना होगा, उसमें निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, प्रशासनिक सुविधा अच्छा से करना होगा, अच्छा से प्रबंधन करना होगा, जिससे बचत को भी हम सृजन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। निजी निगम क्षेत्र, कंपनियों के संचालक और दूसरे उच्च प्रबंधन के खर्चों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो संचालक है और उच्च प्रबंधक है, हाई रैंक के अधिकारी जो हैं, उन लोगों के खर्चों पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि निगम क्षेत्र भी अपना कुछ सेविंग कर सके। उच्च अधिकारियों के वेतन और दी जाने वाली सुविधाएं प्रतिबंध, अधिकारियों का जो वेतन दिया जाता है ज़्यादा और सुविधा दिया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमारे जहाँ 1 लाख रुपया दे रहे हैं और अलग से सुविधा दे रहे हैं, जिसका सुविधा का मिस यूज हो रहा है 50,000 बनी 60,000, और वो भी कंपनी के राजस्व पे बाहर पड़ रहा है, तो क्या कंपनी का बचत कम हो रहा है। और वो 50,000 को अगर कंपनी प्रतिबंधित करती है तो न उस आदमी को भी ज़्यादा प्रभावित ना होना पड़ेगा, और कॉरपोरेट सेक्टर का, निगम क्षेत्र का बचत भी बढ़ेगा। बचत बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसी एम्प्लॉय को फ़ायदा भी होगा, उस अधिकारियों को भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। निवेश ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसे भी फायदा होगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा और उसके वितरण पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो समय समय पर कंपनी लाभांश का गारंटी देता है उस पर उसे नियंत्रण करना चाहिए, अपने वो निगम क्षेत्र के सेविंग को बढ़ाने के लिए। ओके फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे के मतलब वीडियो में जारी करेंगे। एक क्वेश्चन आइए जान लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो स्लाइड में हम शो नहीं कर रहे हैं पर हम बोल रहे हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, हम रिपीट भी करेंगे। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण कारण को स्पष्ट करें। पूंजी निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण कारण को स्पष्ट करें। ओके फ्रेंड, आज का कैपिटल फॉर्मेशन टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।